ओके। तो टीम, हम जो सेशन ले रहे हैं ये हमारा सेकंड सेशन है। एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किस प्रकार से एजोर को सेटअप करते हैं, या उसको पूरा सेटअप करने से पहले किस प्रकार का डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन या किस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना हमें बहुत जरूरी है, ताकि कभी फ्यूचर में अगर हमें एजोर सेटअप करना पड़ा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। राइट। सेकंड एक और चीज़ है कि जो भी डेवलपर्स है, जो कोडिंग्स कर रहे थे, टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि पाइथन आ गया तो पाइथन को लर्निंग करने का ट्राई कर रहे थे। जैसे टेस्टर्स है तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के जैसे प्ले राइट्स आ गया, उसको लर्न कर रहे हैं, उसकी कोडिंग को सीख रहे हैं। तो एग्जैक्ट अब जो एआई का जमाना आ गया है, तो इसमें हमको कोडिंग लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि कोडिंग जो है ऑटोमेटिकली एआई टूल जनरेट करके दे रहा है और बहुत सारी कंपनी एआई टूल को अडॉप्ट कर रही है, सब्सक्रिप्शन लेकर के खुद ही डेवलपर को दे रही है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो अब इस समय डेवलपर्स क्या काम करेंगे, डेवलपर का काम है कि आपको एक आर्किटेक्ट लेवल पे थिंकिंग करना है, ताकि आप मतलब जो है प्रॉपर आप कॉस्ट कटिंग कर सके, आपका जो कंप्लायंस वगैरह उसको फॉलो कर सके, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में आप डिसाइड कर सको, है ना, आर्किटेक्चर को डिसाइड कर सको। तो ये सारा काम जो है अब हमें करना पड़ेगा। और सेकंड काम होता है डोमेन एक्सपर्टीज। तो कोशिश करो कि आप डोमेन एक्सपर्ट बनने का ट्राई करो। डोमेन मतलब जैसे कि हेल्थ केयर एक डोमेन है, तो आप हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा स्टडी करो। तो अगर आपको कोई डोमेन एक्सपर्ट अगर आप हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन होता है अगर वो हेल्थ केयर का है, तो वो चाहती है कि हमारे पास जो आर्किटेक्ट आए या सीनियर डेवलपर आए, वो हेल्थ केयर में ऑलरेडी काम किए होने चाहिए, ताकि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है समझ सके। जैसे मान लो आपने कभी बैंकिंग में काम नहीं किया है, और आपको बैंकिंग का, आप भले सॉफ्टवेयर में आपने 7 साल काम किया, 10 साल काम किया, और आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, तो वहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, डेबिट क्रेडिट और इनवाइस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आएगा, जीआरएन वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप पहले ये सोचोगे कि ये जीआरएन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसीलिए डोमेन एक्सपर्ट, इसकी भी डिमांड हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। तो आप डोमेन एक्सपर्ट भी बनने का ट्राई करो, और डोमेन एक्सपर्ट के साथ साथ आप एक आर्किटेक्ट बनने का ट्राई करो। राइट। और एक तीसरा होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो ये जो जॉब है ये एआई से कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये एकदम प्रॉपर हमेशा रहेगा। तो आप मूव कर लो। अगर आप डेवलपर्स है, कोडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली साइड बाई साइड आप स्टडी करके इन तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने करियर के लिए। तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कोर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एजोर मैनेजमेंट ग्रुप हिरारकी। अब यहाँ पर जो एक वर्ड दिखाई दे रहा है वो है मैनेजमेंट ग्रुप हिरारकी। हिरारकी का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक मेन पॉइंट्स होता है, इससे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकले हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये हिरारकी बनती है जब भी आप देखे होंगे ना कि किसी कंपनी में जैसे एम्प्लॉय का रोल्स है, कि जैसे सबसे ऊपर टॉप पे अगर मान लो सीईओ है, सीईओ के नीचे फिर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे फिर पहले प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर मैनेजर्स है ना, टीम लीड है, ऐसे अलग अलग हिरारकी बना रहता है। ऑर्गेनाइजेशन हिरारकी भी आपने देखा होगा। तो सेम जब हम एजोर पे बात करें तो यहाँ पर भी हमको हिरारकी बनाना होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि हिरारकी हम क्यों बनाते हैं, तो हिरारकी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कोई चीज को अप्लाई ऊपर से कर सके। जैसे मान लो ये जो पहला पॉइंट है ये कहलाता है रूट। तो रूट का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई पॉलिसी अप्लाई कर दी, तो ये पॉलिसी पूरे नीचे जितने भी पोर्शन रहेगा सब में चला जाएगा। नीचे इसके सब्सक्रिप्शन हो सकता है, रिसोर्स ग्रुप हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, कई सर्वर्स हो सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी हमने टॉप लेवल पे डाल दी, ये सब में अप्लाई हो जाएगी। अब मान लो जैसे कि हमने पॉलिसी यहाँ डाल दी, तो इन दो पे अप्लाई होगी केवल। तो इस प्रकार के हिरारकी में सबसे बहुत सारे हमको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। केवल पॉलिसी का नहीं, आप एक्सेस देना चाहते हो, आप टॉप लेवल पे एक्सेस दे दिए किसी रिसोर्स को रीडर का, तो वो उसके अंदर जितने भी रिसोर्स रहेंगे सबको वो रीड कर सकता है, ओपन करके देख सकता है, ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए हिरारकी बनता है। मैनेजमेंट ग्रुप हिरारकी का मतलब ये है कि सबसे टॉप लेवल पे मैनेजमेंट ग्रुप आता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। और मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे सब्सक्रिप्शन आता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट ग्रुप टॉप का हो गया, इसको याद रखना है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन आता है, और सब्सक्रिप्शन के नीचे आपका आता है रिसोर्स ग्रुप आता है, और रिसोर्स ग्रुप के नीचे यानी उसके अंदर जो आते हैं रिसोर्सेज आते हैं जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं।
तो इसको हमको हमेशा याद रखना, राइट। अब जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन, तो हमारे पास एक वर्ड आ गया है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन एक लॉजिकल कंटेनर्स है जो एक्चुअली में आइसोलेशन का भी काम करता है और बिलिंग को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे मान लो आपकी कंपनी में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप सीनियर हो, आपको एजोर क्लाउड का एडमिन बना दिया गया। अब आप उसमें कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ग्रुप जैसे मान लो आपने आपकी कंपनी के नाम का बना दिया। अभी आपकी कंपनी एक ही है, उसकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, तो आपने एक मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया और 5 प्रोजेक्ट है, तो आपने क्या किया, 5 सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर दिए। और 5 सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के बाद आपने उसका जो नेम है इस प्रकार से डाल दिया जिससे पता चल जाए कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए बना है। और उसमें आप ऑनरशिप दे दिए। जैसे आपके पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आपने बता दिया कि भाई ये सब्सक्रिप्शन ग्रुप जो है, ये सब्सक्रिप्शन आपके नाम का, आप ऑनर हो, तो उसके अंदर का पूरा आपको राइट्स रहेगा। तो इस प्रकार से आप 5 प्रोजेक्ट्स के लिए 5 सब्सक्रिप्शन बना दिए। उसमें आपने परमिशन दे दिया, ऑनरशिप दे दिया मैनेजर्स वगैरह को। और उसके बाद जो रिसोर्स काम कर रहे हैं, रिसोर्स मतलब जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर आपका जो आर्किटेक्ट है या आप अगर सीनियर हो, तो आप ये डिसाइड करोगे कि किसको क्या परमिशन देना है। अगर आपका कोई एक सीनियर टेक लीड है जो सभी को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि मान लो कि आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डाटाबेस है, जितना भी, तो ये सारा किसके अंदर आ रहा है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आ रहा है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे उसको एक्सेस दे दो। एडमिन का एक्सेस अगर दे दिए, मान लो कि वो खुद ही जाके कोई क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पूरी परमिशन देना। तो जैसे आपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर किसी को राइट्स दे दिया, तो वो उसके अंदर के रिसोर्स ग्रुप पे भी उसका राइट्स आ जाएगा। रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो भी सर्विसेज है जो की आपने बनाई है, सब में उसको राइट्स मिल जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है। तो सब्सक्रिप्शन का काम बिलिंग का भी होता है। अगर मान लो कल की डेट में कोई बिल जनरेट हो गया 10 लाख का, तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट ए जो है उसमें बिल आया था 1 लाख का, प्रोजेक्ट बी है उसमें आया 3 लाख का। तो जो सब्सक्रिप्शन का इनवॉइस जनरेट होता है, अगर आपने 5 सब्सक्रिप्शन लेके रखा है अपनी कंपनी में 5 प्रोजेक्ट के लिए, तो जब 1 तारीख को उसका जो इनवॉइस जनरेट होगा वो 5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन का 5 जनरेट होगा इनवॉइस, राइट। आपको 5 इनवॉइस सेपरेट सेपरेट पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, आपने बिलिंग भी सेपरेट कर लिया, बिलिंग एकदम क्लियर दिख रही है कि किस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और आइसोलेशन लेयर भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हर प्रोजेक्ट में वीएम की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपके वीएम सेपरेट हो गए क्योंकि आप उसी सब्सक्रिप्शन में वो बनाओगे जो भी आपको सर्विसेज चाहिए। तो आइसोलेशन लेयर है, यानी सेपरेट कर दिया कि भाई एक प्रोजेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे रिसोर्स हम उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पर्पस क्या बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन इज ए लॉजिकल बिलिंग बाउंड्री। तो एक लॉजिकल एंड बिलिंग बाउंड्री मेन मकसद होता है सब्सक्रिप्शन का। और सब्सक्रिप्शन हम इसी के लिए बनाते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो आप सब्सक्रिप्शन उतने बनाओ जितने आपके प्रोजेक्ट्स है। या फिर आपके पास एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल सेक्शन है, जैसे कि मान लो बैंक का एप्लीकेशन है, तो बैंक के एप्लीकेशन में नेट बैंकिंग एक अलग एप्लीकेशन हो सकता है, उसमें एटीएम के लिए अलग एप्लीकेशन हो सकता है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन उसमें भी हो सकते हैं। तो हमको अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना करके उस पर काम करना है ताकि आपका बिलिंग वगैरह भी प्रॉपर दिखाई दे, विजिबली हो जाए। और दूसरा आइसोलेशन लेयर्स उसमें काम करे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कॉस्ट ट्रैकिंग। तो कॉस्ट ट्रैकिंग मैंने बताया कि जब आपका बिलिंग सेपरेट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में कितना बिल आ रहा है। और उसको आप डी ड्राइव करके और भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या यूज हो रहा है जिसके कारण ये बिल बना है। लेकिन आपका कॉस्ट ट्रैकिंग आपका रहेगा हमेशा। फिर दूसरा आपका यूजेस रिपोर्टिंग। यूजेस रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, स्टोरेज ज्यादा यूज कर रहे हो, तो जितना ज्यादा यूज करोगे डेफिनेटली उसके कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो उससे भी पता चल जाएगा। और आप उस सब्सक्रिप्शन के अंदर जाके एनालिसिस भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, यूजेस रिपोर्ट यूजेस को देख सकते हो। रिसोर्स कोटा मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी बात है। रिसोर्स कोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं एआई मॉडल यूज कर रहा हूँ, एलएलएम मॉडल, और मुझे ये डर है कि मेरे पास जैसे कि 10-12 डेवलपर्स है जो डेवलपमेंट कर रहे, उस एआई मॉडल को कॉल कर रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसा काम किए कि 1 लाख रुपए का बिल मेरा आ गया महीने का। तो मैं, मेरा बजट कितना है, मेरा बजट 30,000 रुपये महीने का है। तो मैं क्या करूंगा, अपना बजट बनाऊंगा, उसमें कोटा डिफाइन कर दूंगा कि मेरे को इतना कोटा ही यूज करना है। अगर उतना कोटा यूज हो गया तो आपकी सर्विस बंद हो जाएगी।
एक महीने का कितना कोटा होना चाहिए मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सब्सक्रिप्शन अलग अलग बना के रखा हूँ तो ये कोटा बनाना मेरे लिए इजी हो जाता है। तो ऐसे रिसोर्स के अलग अलग टाइप के कोटा होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया एलएलएम का। ऐसे आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन हो गया, या फिर आप लोड बैलेंसिंग लगा कर रखे हो, आपने ऐप सर्वर यूज किया हुआ है डिप्लॉयमेंट के लिए, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वर्कलोड आइसोलेशन। वर्कलोड आइसोलेशन मतलब कि एक तो पहली बात है कि हमने टोटल आइसोलेशन लेयर ही बना दिया। तो अब जब ये आइसोलेट हो गया, जैसे कि हमारे पास 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट में अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो क्या होगा, उसका बिल बाकी चार से ज्यादा बन जाएगा। अगर एक एक का बिल अगर मान लो 40-40 हजार का आ रहा है, तो किसी एक प्रोजेक्ट जिसमें लोड ज्यादा है 2 लाख का भी बिल आ सकता है। तो आपका जो वर्कलोड जो है आइसोलेट हो गया है। मतलब कोई कोई प्रोजेक्ट में अगर यूज नहीं हो रहा है, उसका जो ऑनर है उसको ये टेंशन नहीं है कि कोई बिल आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। भाई उसका यूज नहीं हो रहा है तो उसका बिल भी कम आएगा। तो वर्कलोड क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। तो जिसमें वर्कलोड ज्यादा है उसका बिल ज्यादा हो जाएगा। सेम ऐसी डिपार्टमेंट ओनरशिप मिल गया। डिपार्टमेंट ओनरशिप का मतलब होता है कि हर सब्सक्रिप्शन में हम एक ऑनर देते हैं। ऑनर एक टेक लीड भी हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, डेवॉप्स इंजीनियर भी हो सकता है, और या फिर आप जैसे कि कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑनर जो रहता है वो भी एक ऑनरशिप में आता है। तो जो भी ये सब जो है हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है वो डिसाइड करते हैं। आर्किटेक्ट ये डिजाइन कर लेता है डॉक्यूमेंट में पहले, बनाने से पहले, देन उसके बाद फिर इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंटरप्राइज एग्जांपल एक देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन बनाए 4 प्रकार के। तो पहला सब्सक्रिप्शन है आपका प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन, दूसरा डेवलपमेंट है, तीसरा टेस्टिंग है, और चौथा है आपका डीआर। अब मान लो कि जैसे सपोज आपने 3 एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि इसको डेवलपर टीम जो है यूज कर रही है कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको जैसे कोई एपीआई आपने बनाई डॉट नेट की, डॉट नेट कोर 10 में बना दी विजुअल स्टूडियो में, लेकिन आपको उसको डिप्लॉय तो करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय करने के लिए आप तो एजोर कंटेनर ऐप यूज करोगे, या आप ऐप सर्विस यूज करोगे, या आईआईएस डिप्लॉयमेंट करना है तो वीएम लेकर के, वर्चुअल मशीन लेकर के उसमें भी डिप्लॉय कर सकते हो। बट लेकिन डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट करने के लिए जो जो सर्विस की जरूरत पड़ेगी एजोर की, वो सारा कहाँ रहेगा, डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन में रहेगा। तो डेवलपमेंट टीम कितना काम करेगी, कितना एक्सेस करेगी, उसके हिसाब से इसका बिल अलग बनेगा। टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन अलग है। तो जब डेवलपमेंट टीम डेवलप कर रही है और बाद में टेस्टिंग के लिए देना है, तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग का डाटाबेस अलग रखते हैं, टेस्टिंग का डिप्लॉयमेंट अलग कर देते हैं, है ना। तो ये सब करने के लिए हमें क्या है, टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन हम बना लेते हैं। सेम ऐसे ही प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन है। तो प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन जो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है। तो अगर मान लो ये तीनों का बिल आएगा, तो अगर मान लो टेस्टिंग डेवलपमेंट का बिल अगर मान लो जैसे कि 50 हजार महीना है, टेस्टिंग का बिल भी लगभग 50 हजार के आसपास आएगा, लेकिन प्रोडक्शन का बिल कितना आएगा, 3 लाख आएगा या 5 लाख आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन है वो पूरे ग्लोबली बाहर से यूजर लोग यूज कर रहे हैं। तो वहां पर हमको सिक्योरिटी भी चाहिए, फायरवेल भी चाहिए। दूसरा, ये स्पीड चाहिए हमको, वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ताकि पब्लिक के सामने वो एप्लीकेशन बहुत फास्ट काम कर सके। और उसमें पब्लिक यानी कि ट्रैफिक रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है ना, लाखों करोड़ों की मात्रा में लोग उसमें यूज करते हैं प्रोडक्शन में। लेकिन डेवलपमेंट और टेस्टिंग में तो हमारी टीम काम करती है। या तो 10 होंगे टीम मेंबर, या 40 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होते कि 1 हजार 10 हजार उसमें डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन कम रखा जाता है। और डीआर मतलब होता है डिजास्टर रिकवरी। तो ये सब्सक्रिप्शन एक अलग से लगते हैं जिसमें आपका कोई बैकअप सिस्टम आपका रहता है, या कोई डाटा का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसके लिए रखते हैं। और इससे क्या होगा कि ये 4 सब्सक्रिप्शन बना दिए, तो जब भी आपका बिल जनरेट होगा ना, वो 4 इनवॉइस में जनरेट होगा, 4 डिफरेंट बिल्स आएंगे। और जैसा जैसा उसमें सर्विस का यूज हो रहा है उस हिसाब से बिल आएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन हम क्यों बना रहे थे, ये लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये एक तो इसका ये भी काम है। दूसरा चीज है, पॉलिसी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती जितनी की प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर कोई पॉलिसी लगाते हैं या कोई सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, तो वो प्रोडक्शन में ही काम करेगा। अगर डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन में कुछ अप्लाई करेंगे तो वो उसके अंदर के रिसोर्स के ऊपर काम करेगा। तो ये हमको बेनिफिट मिल जाता है। तो आर्किटेक्ट इनसाइट में क्या लिखा है, डिफरेंट टीम्स और एनवायरमेंट शुड यूजुअली हैव सेपरेट सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास अगर मल्टीपल टीम है तो उस बेस पे भी सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं, या आपके पास मल्टीपल एनवायरमेंट है,
जैसे कि डेव है, स्मोक है, यूएट है एंड प्रोडक्शन है, तो आप वैसा सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। या फिर आपकी कंपनी के अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि एक ब्रांच दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कलकत्ता में, तो आप सब्सक्रिप्शन लोकेशन वाइज, जियो लोकेशन वाइज भी बना सकते हो। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शन बन सकते हैं, बट ये हमें पहले सोचना पड़ता है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक ही बना दिया और उसमें आपने सब प्रोजेक्ट को डाल दिया और उसके बाद आप डिफरेंट सब्सक्रिप्शन करने जाओगे, बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आपको ऐसा डिजाइन करना है कि आगे चल के हम इसको एक्सपेंड कर सके जरूरत के हिसाब से। कोर कंपोनेंट हम देख लेते हैं, एजोर मैनेजमेंट ग्रुप हियरार्की का। तो इसमें अगला जो कोर कंपोनेंट आ रहा है वो है रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि जितनी भी एजोर की सर्विसेज होती है ना, रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाई जाती है। तो ये रिसोर्स ग्रुप से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो एक्चुअली में रिसोर्स ग्रुप को बोला जाता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लेयर। तो ये वर्ड याद रखना है, अगर मान लो इंटरव्यू वगैरह में पूछता है तो आपको रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लेयर होती है। और इसके बाद आपको इसके बारे में बताना है कि भाई हम क्यों बनाते हैं। जैसे लॉजिकल कंटेनर होता है और इसके अंदर हमारे एजोर के जितने भी रिसोर्स है, जैसे एपीआईएम सर्विस हो गया, आपका डाटाबेस हो गया, है ना, या वीएम हो गया, ऐप सर्विस हो गया, फंक्शन ऐप हो गया, आपका लॉजिक ऐप्स हो गया। तो जितने भी सर्विस है वो सारे आपको रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही बनाना है, इससे बाहर तो बनाना नहीं। बट रिसोर्स ग्रुप भी एक से ज्यादा होते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो मैंने बता दिया कि जैसे प्रोजेक्ट वाइज बना दिए, जियो लोकेशन वाइज बना दिए, या आपकी कंपनी की ब्रांच है उसके हिसाब से बना दिए, या आपकी कंपनी में 10 प्रोडक्ट है तो आप 10 सब्सक्रिप्शन बना करके उसमें उसको डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो हो गए डिफरेंट। अब एक सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप भी मल्टीपल होते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे आपका एक सब्सक्रिप्शन आपने बनाया और उसमें कोई R&D POC करने के लिए आपने एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया, और उसके अंदर आपने कुछ वीएम क्रिएट कर दिए, उसके अंदर आपने एपीआईएम बना दिया, या CI/CD पाइपलाइन के लिए वो डेवॉप्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए, और मान लो आपका काम हो गया। आप वो रिसोर्स ग्रुप को अगर डिलीट करोगे ना, तो उसके अंदर के जितने भी सर्विसेज थी सब डिलीट हो जाएगी। आपको एक एक जा जाके डिलीट ही करना है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि रिसोर्स ग्रुप के अंदर 200 300 और 500 सर्विसेज एक्टिव रहती है, और बाद में उनकी कोई जरूरत नहीं रहती है। तो जनरली क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी फायदा होता है। दूसरा, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर भी अगर एक्सेस देते हो किसी डेवलपर को, तो जैसे कि कोई R&D POC करने का रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया है, और मेरे पास 3 डेवलपर आ गए जो उसमें काम करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को एक्सेस दे दूंगा। अगर किसी को रीड एक्सेस देना है तो रीड का दूंगा, रीडर का दूंगा। अगर कोई इसमें एडिट वगैरह भी कर सकता है तो कंट्रीब्यूटर का दूंगा। और अगर एडमिन का देना है तो मैं एडमिन का रिसोर्स ग्रुप में दे दूंगा। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो कुछ भी नया भी क्रिएट कर सकता है, जो क्रिएट उसको डिलीट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप समझ में आगे क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब सर्विसेज, है ना। तो ये दोनों वर्ड्स यूज होगा, इसको याद रखना है कि एजोर की सर्विस जो है उसी को एजोर के रिसोर्स भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज रिसोर्स, ठीक है। मैनेज डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल, जैसे कि आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, उसमें आपने डाटाबेस बनाया, उसमें आपने डिवॉप्स प्रोजेक्ट बनाया। डिप्लॉयमेंट किस में हो रहा है, सपोज ऐप कंटेनर में हो रहा है, तो ऐप कंटेनर भी आपने वहीं पर रखा है। ऐप कंटेनर के पहले जो आपका इमेज है, वो इमेज भी आपका किस में आ रहा है, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पूरा वर्क होता है। अप्लाई एक्सेस कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि अगर रिसोर्स ग्रुप के अगर ऊपर आप अगर एक्सेस एक्सेस कंट्रोल दे देते, तो उसके अंदर जितने सर्विस आपको मिल जाता है। अगर एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर मान लो 200 रिसोर्स है, और मैं किसी डेवलपर को उस प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया और उसको उस सबका एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूंगा, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर उसको एक्सेस दे दूंगा। तो वो उसके अंदर के सभी सर्विस को एक्सेस कर पाएगा, जैसा रोल रहेगा उसके हिसाब से काम कर पाएगा। अप्लाई टैग, अप्लाई टैग का मतलब होता है कि जैसे कोई रिसोर्स ग्रुप हम बना रहे, क्यों बना रहे, तो टैग जब डालेंगे ना, तो अगर कोई हायर मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति अगर ओपन करके देख रहा है, तो उसे ये पता चल जाएगा देख करके कि जो रिसोर्स ग्रुप है वो क्यों बनाया गया है, उसका क्या मकसद है या किसके लिए बनाया हुआ है। तो ये टैगिंग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसको ट्रैक कर सके। इनेबल ग्रुप द डिलीशन, राइट। तो आप इसमें जो है पूरा का पूरा ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे तो उसके अंदर के जितने भी रिसोर्सेज है, जितनी भी सर्विसेज है, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, मैनुअली एक एक जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं है।
तो रिसोर्स ग्रुप भी आपका बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया रिसोर्स ग्रुप का। तो जैसे मैं भी ये प्रीफर करता हूँ कि रिसोर्स ग्रुप अगर आप बना रहे हो ना, तो सबसे पहले आप याद रखो कि स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ पर कैपिटल स्मॉल दिया है, ऐसा मत करो। पूरा स्मॉल लेटर यूज करना है। उसको वर्ड को सेपरेट करने के लिए डैश का इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा, पहला जो वर्ड है आपका आरजी होना चाहिए। तो ये कोई भी रिसोर्स कुछ भी आप बना रहे हो अगर एजोर में, तो जैसे कि आरजी है तो समझ में आ जाता है ये रिसोर्स ग्रुप है। जैसे कोई वीएम का नाम देने जा रहे हो तो पहला वीएम डैश, उसके बाद फिर बाकी नाम लिखो, प्रोजेक्ट का नाम लिखो, एनवायरमेंट का नाम लिखो। आपको जो लिखना है वो डैश डैश करके लिखते जाओ। तो वो नाम इतना मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उससे पता चल जाए कि ये क्या है, किस लिए बनाया गया है। तो ऐसा रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए पहले आरजी लगाना है, डैश का इस्तेमाल करना है, और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम, एनवायरमेंट का नाम, या कोई सर्विस का नाम, इस प्रकार से आप करके एक लंबा बना सकते हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि हमको छोटा सा ही बनाना है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो रिसोर्स शेयरिंग द सेम लाइफ साइकिल शुड बी प्लेस्ड इन द सेम रिसोर्स ग्रुप, राइट। तो ये आपका हो गया रिसोर्स ग्रुप। हम आते हैं अभी और आगे, रिसोर्सेज। अब ये सर्विसेज की बात आ रही है। जो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो हम रिसोर्स बना रहे थे या सर्विस बना रहे थे, तो वो उसकी बात हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम सर्विस लेयर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्विस लेयर। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो एजोर की सर्विसेज है, वो बिजनेस वर्कलोड्स के हिसाब से जो है आप एक्चुअल में क्रिएट करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि वीएम हो गया, एपीआईएम हो गया, ऐप सर्विस हो गया, ऐप कॉन्फ़िग हो गया आपका, की वॉल्ट हो गया, फंक्शन ऐप हो गया, लॉजिक ऐप हो गया। ये सारे जितने भी रहेंगे ना, सर्विसेज कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ ना, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल नेटवर्क, सिक्वल डाटाबेस, फंक्शन, कंटेनर, की वॉल्ट। ये बहुत सारे यहाँ छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये सब एजोर की सर्विसेज बोल सकते हैं इसको। एक्चुअली में ये क्या है, सर्विस लेयर है। सबसे लो लेवल का है। जो हम हिरारकी की बात कर रहे थे, सबसे नीचे लेवल पे ये रिसोर्स आता है। तो ये रिसोर्स जो है, इसके भी नाम दिए जाते हैं। बट इसको जो नाम, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसका नेमिंग कन्वेंशन भी आपको प्रॉपर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए वीएम है, तो आप इसको पहले वीएम लिखोगे, वीएम डैश। मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है, मान लो एबीसी, तो आप इसके बाद लिखोगे एबीसी। मान लो ये आपका वीएम जो बना हुआ है, ये आपने बनाया है डेव के लिए, तो आगे आप लिखोगे डेव। इस प्रकार से आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लिखना, ताकि पता चल जाए कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, एबीसी प्रोजेक्ट के लिए आपने वर्चुअल मशीन बनाई। तो ये आपके रिसोर्स है, इसका नेमिंग कन्वेंशन आपको देना है। जैसे डाटाबेस के लिए डीबी वर्ड यूज करना है, वीएम के लिए वीएम करना है। एप्लीकेशन गेटवे के लिए ए डबल पी ऐप और जी ए टी गेट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। की वॉल्ट जो है, तो की वॉल्ट के लिए के वी, स्मॉल में के वी डैश। तो इस प्रकार के आपको एकदम मीनिंगफुल नेम देना, राइट। तो इसमें आपका पॉलिसी, आरबीएसई, टैगिंग, मॉनिटरिंग अल्टीमेटली अप्लाई टू द रिसोर्सेज। तो ये जो भी आपको अप्लाई करना रहेगा, टैगिंग करना है, आरबीएसई यानी एक्सेस देना रहता है डेवलपर्स को, तो पॉलिसीज अप्लाई करनी है। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो रिसोर्स के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक देख लेते हैं रिलेशनशिप फ्लो क्या होता है। तो रिलेशनशिप फ्लो में जो मैं अभी बताते आ रहा था, उसका एक यहाँ पर दिया हुआ फ्लो। सबसे टॉप में आता है आपका मैनेजमेंट ग्रुप, उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन, फिर आता है आपका रिसोर्स ग्रुप, उसके लास्ट में आता है एजोर रिसोर्सेज, जिसको सर्विसेज बोली जाती है। तो मैनेजमेंट ग्रुप जो है मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे रहेंगे। सब्सक्रिप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर सब्सक्रिप्शन आते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप आते हैं। वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारी एजोर की सर्विसेज हो सकती है। तो ये इसका फ्लो ऊपर से नीचे तक आता है। जैसे आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट ग्रुप इसमें इन्होंने बनाया। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बनाए, उसके अंदर फिनांस का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, आरजी पेमेंट फ्रॉड, ये रिसोर्स ग्रुप बना दिया। और रिसोर्स ग्रुप के अंदर इन्होंने क्या किया, सर्विस बनाई।
वीएम एक सर्विस है, सिक्वल डाटाबेस एक सर्विस है, स्टोरेज है, की वॉल्ट है, कितना भी आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एजोर सब्सक्रिप्शन जो हम इतना देर से समझ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, एक लॉजिकल कंटेनर है और ये सेपरेट करने का काम करता है। और एजोर सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर कोई चीज अप्लाई कर देते हो, चाहे पॉलिसी अप्लाई करते हो, एक्सेस अप्लाई करते हो, तो उसके नीचे वो रिसोर्स ग्रुप और सारे रिसोर्स में वो एक्सेस इनहेरिट हो जाता है। ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाता है ना, किसी डेवलपर को एक्सेस देना है, कोई आपका एडमिन आ गया उसको एक्सेस देना है, तो टॉप लेवल पे एक्सेस दे दो, फुल ऑनरशिप का दे दो, एडमिन का दे दो, तो वो पूरा अंदर कोई भी काम आसानी से कर लेगा। तो इसमें आपका बिलिंग बाउंड्री हो गई। जैसे मैंने बताया कि हर सब्सक्रिप्शन का एक बिल जनरेट होता है, इनवाइस जनरेट होता है। तो अगर आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बनाते हो तो आपको मल्टीपल बिल आपको मिलता है, जिससे आप कॉस्ट को ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। सिक्योरिटी बाउंड्री आपको मिल जाती है। आप कोई सिक्योरिटी पॉलिसी कंप्लायंस वगैरह किसी सब्सक्रिप्शन लेवल पे लगा सकते हो, तो वो फिर जो उसके नीचे जो भी चीज बनाएंगे उसमें वो अप्लाई हो जाएगा। फिर यूजर्स ट्रैकिंग कर सकते हैं कि किसी सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा रिसोर्स है या ज़्यादा यूज केस है, तो डेफिनेटली उसका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो वो सारा चीज़ भी आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हो। सर्विस कोटा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। आपके बिलिंग वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बजट बनाते हैं, कोटा बनाते हैं। कोटा एक्चुअली में सर्विस में लगाई जाती है। जैसे मान लो एलएलएम में टोकन के लिए हम कोटा बना दिए कि भाई मेरा कोटा 10 लाख टोकन का है, तो 10 लाख टोकन के आगे वो काम ही नहीं करेगा, रोक देगा तुरंत, उसके पहले अलर्ट मैसेज देगा। तो ये कोटा हो गया। बजट हमेशा फिनेंशियल बनाई जाती है कि मेरा बजट कितना है। मान लो मेरा बजट 50,000 का है और मैंने लगा दिया कि अगर 40,000 हो जाता है तो मेरे को मेल आना चाहिए। तो 40,000 के बाद वो मेरे को कंटिन्यू मेल भेजेगा कि भाई तुम्हारा जो बजट है उसके नजदीक पहुंच गया है, आप एक बार देख लो, नहीं तो हो सकता है कि उसको पार भी हो सकता है। तो अलर्ट मैसेज हमको देता है। ऑनरशिप सेग्रीगेशन कर सकते हैं। ऑनरशिप सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अगर सब्सक्रिप्शन बना दिए और हम प्रोडक्ट ऑनर को दे दिए कि भाई ये सब्सक्रिप्शन तेरे अंडर में रहेगा, इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्स है, किनको क्या एक्सेस देना है, वो तुम हैंडल करो। ये ऑनरशिप मिल जाती है इसमें। रिसोर्स डिप्लॉयमेंट स्कोप, तो आप इसमें जो सर्विस वगैरह रहती है उसको डिप्लॉय करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करना डिप्लॉय करना एक ही चीज है। जैसे आपने वीएम डिप्लॉय किया, या आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एक नया वीएम क्रिएट कर दिया। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है, सर्विसेज है, वो हम सब्सक्रिप्शन के अंदर ही क्रिएट करते हैं। राइट। एवरी एजोर रिसोर्सेज मस्ट एग्जिस्ट इनसाइड ए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब के सब सब्सक्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन के अंदर भी डायरेक्ट नहीं बना सकते। सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या आता है, रिसोर्स ग्रुप आता है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो सर्विसेज को। पोजीशन इन एंटरप्राइज हिरार्की, ये वही चीज यहाँ पर डबल आ गया कि मैनेजमेंट ग्रुप सबसे टॉप में रहेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगा, रिसोर्स ग्रुप रहेगा, देन रिसोर्सेज रहेंगे। तो मैनेजमेंट ग्रुप गवर्न मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, यानी ये जो सब्सक्रिप्शन है वो 200 से लेकर के 1000 भी हो सकते हैं। अगर आप बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करोगे तब आपको ये सब देखने मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी कंपनी में काम करोगे, वहाँ एक सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसी में आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा पूरा 2 साल 5 साल। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोप कितना बड़ा है, आपका सॉफ्टवेयर का ग्लोबल सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपकी कंपनी ग्लोबल है, एमएनसी लेवल की है, एंटरप्राइज ग्रेड की है। तो सब्सक्रिप्शन उसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के सेक्शन होते हैं, सर्विसेज होती है, सबकी ऑनरशिप अलग अलग होती है। तो वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये ऑनरशिप हो गया, आइसोलेट करता है वर्कलोड को, एंड कॉस्ट वगैरह भी डिफरेंट कर देता है, क्योंकि सबकी बिलिंग अलग अलग होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट बाउंड्री क्या होता है, ए सब्सक्रिप्शन क्रिएट्स ए सेपरेट फाइनेंशियल बाउंड्री। तो सब्सक्रिप्शन तो आपका सेपरेट बना ही रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट मैनेजमेंट बाउंड्री है। इसमें आपका मंथली क्लाउड स्पेंड्स आ रहा है कि आपके क्लाउड का महीने का कितना खर्चा आ रहा है। सर्विस कंजम्पशन, कौन सी सर्विस का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये आप ट्रैकिंग कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज बिलिंग हो रही है आपकी। फोरकास्टिंग कॉस्ट, आप कॉस्ट की फोरकास्टिंग कर सकते हो कि अगले महीने आपका कितना बिल आने वाला है या अगला बिल कितने का हो सकता है, वो फोरकास्टिंग दिखाता है, उसमें सर्विस दी रहती है। बजट अलर्ट लगा सकते हो। आप अगर मान लो कि प्रिकॉशन रखना चाहते हो कि मेरा जो बजट है उससे ज्यादा बिल ना आए, तो आप बजट बना लो और वो बजट में अलर्ट का रूल लगा दो। तो जैसे वो बजट के पास बिलिंग जाएगी,
तुरंत आपको मेल आना चालू हो जाएगा। कॉस्ट एनोमलीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया और मेरा महीने का बिल आता है 55,000 रुपया, तो अगले महीने का बिल भी 55,000 आएगा। मैं अगर नया कुछ बनाता नहीं हूँ और ना ही कोई डिलीट करता हूँ, सेम यूज करता हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन 55 के आसपास आएगा। लेकिन मैं 15 तारीख को अचानक क्या किया कि एक नया वीएम क्रिएट कर दिया, और वो वीएम का बिल जो है 5,000 रुपये महीने। तो जो मेरा महीने का 55,000 आ रहा था वो कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन मैं रात को देखूंगा तो मेरे को एक मेल आ जाएगा, वही अनोमली डिटेक्ट हुआ है। तुम जो सोच रहे थे कि 55,000 का तुम्हारा बिल आएगा या फोरकास्टिंग किया जा रहा था, वो अब चेंज हो गया, वो अब बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है तो भी एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं, कम हो सकता है तो भी, यानी कि कुछ नई चीज आ गई, पैटर्न जो चल रहा था उसमें कुछ नया दिख गया पैटर्न में, तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एनोमलीज, यानी आपका कॉस्ट चेंज हो रहा है, या तो हाई जाएगा या लो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बिल अलग अलग आते हैं, जैसे फिनांस का सब्सक्रिप्शन है तो 20 लाख रुपया पर मंथ है, एचआर का सब्सक्रिप्शन है 5 लाख पर मंथ है, आर&डी का सब्सक्रिप्शन है तो 15 लाख पर मंथ है। ये बड़ी एमएनसी कंपनी का बिल है। मैं तो अभी आपको 50,000 50,000 ही बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 50,000 में काम कर लेते, 50,000 60,000। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनी रहती है उनके रिसोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, उसके टीम 1,000 2,000 5,000 टीम्स काम करती है डेवलपमेंट की। तो वहां पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उनको ऐसे रिसोर्स देने पड़ते हैं। ऑनरशिप बाउंड्री, तो ऑनरशिप बाउंड्री मतलब सेम वही है कि सब्सक्रिप्शन लेवल पे आपने दे दिया, जैसे कि बिजनेस ओनर। तो बिजनेस ओनर एक कौन होता है, जिसको प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं, राइट, वो बिजनेस ओनर ही होता है। फिर टेक्निकल ओनर, जैसे कि आपका डेवऑप्स इंजीनियर है या आपका कोई अजोर क्लाउड आर्किटेक्ट है, तो उसको टेक्निकल ओनरशिप बोलते हैं। तो अजोर में आपको देना पड़ेगा पूरा परमिशन उसको ऑनर का। बजट ओनर, बजट ओनर का मतलब है जैसे आपके फिनांस डिपार्टमेंट की टीम है तो आप उसको ऑनरशिप दे देते हो। क्या दे देते हो कि वो बजट देख सकता है, इनवाइस को डाउनलोड कर सकता है, इनवाइस का पेमेंट कर सकता है। जो फिनांस से रिलेटेड चीज है उसके लिए हम उसको बजट ओनर का दे देते हैं एक्सेस, ऑनरशिप दे देते हैं। सिक्योरिटी ओनर, अगर मान लो कि कोई सिक्योरिटी टीम है, उसको हमने ऑनर्स बना दिया, तो उसको एक्सेस क्या मिल जाएगा कि वो सिक्योरिटी फायरवॉल वगैरह को चेंज कर सकता है, उसके इनबाउंड आउटबाउंड रूल को चेंज कर सकता है, एपीआई में कोई पॉलिसी वगैरह ऐड कर सकता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसको वो यूज कर सकता है। कंप्लायंस ऑनर्स जनरली ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होते हैं, या आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, जो कंप्लायंस को अप्लाई करते हैं कि ये कंप्लायंस रूल्स वगैरह यूज होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन में, हमारे इन्फॉर्म में। तो ये इस प्रकार से आपका ओनरशिप की बाउंड्री बन जाती है जब आप ये अलग अलग ओनरशिप देते हो डिफरेंट टाइप्स की टीम को। सिक्योरिटी आइसोलेशन, ये भी बहुत जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन आपने अगर अलग अलग कर दिया है तो किसी सब्सक्रिप्शन का सिक्योरिटी बहुत हाई भी हो सकता है, किसी का सब्सक्रिप्शन का बहुत लो लेवल का सिक्योरिटी हो सकता है, वो आर&डी लेवल पे पीओसी करने के लिए आपने बनाया हुआ है, जो 4 दिन बाद डिलीट भी कर दोगे। तो 4 दिन के लिए इतना हाई सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, वो काम भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता उसमें। तो ये सारा चीज जो है हम अलग अलग लगा सकते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मान लो फिनांस टीम है तो फिनांस सब्सक्रिप्शन को इसको देंगे परमिशन, तो भाई तुम क्या फिनांस वाली जो सर्विसेज है, जैसे कि बजट हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया, इनवाइस हो गया, इनको आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ये सब सुविधा मिल जाएगी। डेवलपर को डेवलपमेंट का सब्सक्रिप्शन दे दिए, जिसमें डेवलपमेंट की सर्विसेज है पूरी। तो ये अलग अलग हम इसको दे सकते हैं क्योंकि आइसोलेट हो चुका है। बेनिफिट क्या रहता है इसमें, इस पहली बात तो लिस्ट प्रिविलेज मैंने बताया था, कम से कम एक्सेस देना स्टार्टिंग में, जिससे सामने वाले का काम हो जाए। अगर रीडर का एक्सेस देने से ही सामने वाले का काम हो रहा है तो आप उसको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस या एडमिन का एक्सेस बिल्कुल नहीं दोगे, तो उसको बोलते हैं लिस्ट प्रिविलेज। वर्कलोड आइसोलेशन, वर्कलोड आइसोलेशन का मतलब है कि जैसे आपने डिफरेंट सब्सक्रिप्शन बना दिया तो उसके जो वर्कलोड अब अलग अलग हो गया, किसी का वर्कलोड ज्यादा है तो उसका बिल और इनवाइस ज्यादा बनेगा, राइट, कम है तो कम बनेगा। तो ये क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया। इजियर ऑडिट, आप ऑडिट आसानी से कर सकते हो। जैसे कई ऐसे अ, हमने सबमिशन बनाया जो आर&डी लेवल पे है, वहाँ हमने कंप्लायंस पॉलिसी भी अप्लाई नहीं की है, तो वहाँ तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पर हमने किया है वहाँ पर आसानी से आप ऑडिट कर सकते हो।
ऑडिट मतलब है कि आप ये चेक करते हैं कि भाई रूल्स वगैरह पूरे फॉलो हो रहे कि नहीं है, जो होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स है या जो वेल डिफाइंड है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में, उसको ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट किया जाता है बीच में। रेड्यूस द ब्लास्ट रेडियस, यानी कि अगर आपका पूरा गलत चल रहा है, आपने अगर ऐसे आइसोलेशन नहीं किया, तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, सब इधर उधर चला जाएगा रिसोर्स, कम्युनिकेशन लिंक नहीं दिखेगा, एक लॉजिकल ग्रुप जो होता है वो बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक लॉजिकल ग्रुप बनेगा। सर्विस लिमिट एंड कोटास, तो जैसे मान लो वर्चुअल मशीन लिमिट, तो ये लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो कि भाई मैं 100 वर्चुअल मशीन तक का परमिशन दूंगा। अब 100 से ज्यादा क्रिएट करने जाओगे तो नहीं करने देगा। या फिर कोई यूजर्स की लिमिट बता दीजिए कि भाई स्टोरेज है तो मैं इसको 50 GB तक का लिमिट सेट कर दिया, तो उससे ज्यादा नहीं होगा। ये सारा चीज जो सेटिंग्स होगी, जो एप्लीकेशंस होगा, वो सब्सक्रिप्शन लेवल पे आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जितने भी जो सर्विसेज है, एक से ज्यादा सर्विसेज है, सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। पब्लिक आईपी लिमिट, यानी कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी आईपी जो है हमारी पब्लिक होगी और कौन कौन सी आईपी हमारी क्या रहेगी, प्राइवेट रहेगी। एपीआई रिक्वेस्ट लिमिट, जिसको अपन थ्रॉटलिंग बोलते हैं, रेट लिमिटिंग बोलते हैं, कि अगर एपीआई से, एक ही आईपी से बार बार काम यूज हो रही है, कॉल हो रही है, तो उसको ब्लॉक कर देता है तुरंत, ताकि आपका जो एप्लीकेशन स्लो ना हो जाए। तो ये जो चीज नेटवर्क की लिमिट्स, तो ये लिमिट्स एक्चुअली में डॉक्यूमेंटेशन पहले किया जाता है बनाने से पहले। ये आर्किटेक्ट का काम है, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये सब डिफाइन पहले कर चुका रहता है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आता है अभी। तो सेपरेट सब्सक्रिप्शन प्रिवेंट वन वर्कलोड फ्रॉम कंज्यूमिंग एंटरप्राइज वाइड कोटा। तो ये बहुत सारी बेनिफिट हमको मिल जाती है, जैसे हम आइसोलेशन करने का काम करते हैं। एनवायरमेंट सेग्रीगेशन पैटर्न, तो डेफिनेटली जैसे यहाँ दिखाया गया कि अलग अलग एनवायरमेंट का अलग अलग सेग्रीगेशन करना है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बेस पे किया गया है कि प्रोडक्शन का सब्सक्रिप्शन, देव का, टेस्ट का, और डीआर और सैंडबॉक्स, इतने सारे सब्सक्रिप्शन बना दिए गए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बिल भी उतनी बनेंगी, इनवाइस उतनी जनरेट होगी, अलग अलग करनी, जिसमें जितना ज्यादा वर्क लोड होगा, उसका बिल उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस जाता है। बट एक लो लेवल पे आप एक काम कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन आपने एक बनाया है, उसमें आप रिसोर्स ग्रुप अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे डेव का रिसोर्स ग्रुप आपने बना दिया, प्रोडक्शन का रिसोर्स ग्रुप बना दिया, और आपका टेस्ट एनवायरनमेंट का रिसोर्स ग्रुप बना दिया। तो इन रिसोर्स ग्रुप के अंदर अगर आपने जो सर्विसेज यूज कर रही है, लेकिन बिल कितना आएगा, एक ही आएगा, सब्सक्रिप्शन पे आएगा। लेकिन उस सब्सक्रिप्शन के बिल को जब एक्सपेंड करेंगे, और वहां पर आपका ऑप्शन दिया रहता है सॉर्टिंग या सर्च बाय रिसोर्स ग्रुप, तो आप जैसे रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो उसी का बिल आएगा। अगला रिसोर्स ग्रुप को, यानी कि एक्सेल में या आप डायरेक्ट पोर्टल पे भी आप देख सकते हो कि एक एक रिसोर्स ग्रुप का कितना बिल है। लेकिन बिल तो एक ही बनेगा, उसके अंदर डिटेल्स रहेंगी, जो कि एक मैनेज्ड फॉर्मेट में रहती है, हिरार्की फॉर्मेट में। तो अगर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन यूज करना है, किसी रीजन से आपकी छोटी कंपनी है या आपको ऊपर से बोला गया कि वन सब्सक्रिप्शन आपको देंगे, तो आप रिसोर्स ग्रुप बना करके सेपरेट करें। लेकिन अगर आप ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना रहे तो आपको बेनिफिट भी बहुत मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, सिक्योरिटी सेपरेशन आपका हो गया, जैसे आइसोलेट हो गया ना, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी हो गई। आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या आ रहा है महीने का, डेवलपमेंट का कॉस्ट क्या आ रहा है। तो ये सारा चीज आपको कंटिन्यू दिखता रहेगा। अलग अलग जो टीम काम कर रही है, अलग अलग सेक्शन आपने बना करके उनकी कॉस्ट आपको अलग दिखाई देगी। गवर्नेंस कंट्रोल है, क्योंकि इसके ऊपर आप क्या करोगे, पॉलिसी अप्लाई करोगे, एक्सेस अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा उसके अंदर सभी चीजों के ऊपर। जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लो कि जैसे रिटेल बैंक, अगर एक कोई बैंक है, उस बैंक में सब्सक्रिप्शन जैसे रिटेल बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन है, तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा वो रिटेल बैंकिंग का होगा। कॉर्पोरेट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन है तो इसके अंदर कॉर्पोरेट बैंकिंग का होगा। डिजिटल बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर डिजिटल सर्विसेज क्रिएट की जाएगी, वैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। शेयर्ड सर्विस के लिए अलग बनाया गया, और डिजास्टर रिकवरी के लिए अलग बनाया गया। तो ये बैंक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ऐसे आप हेल्थ केयर में या किसी और डोमेन में अगर काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर सकते हो। तो आपको कंपनी को पूछ भी सकते हो, जब आप अगर कोई डिजाइन कर रहे हो कि भाई मुझे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन में जाना है या एक में जाना है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बेनिफिट होगा।
क्या मल्टीपल सब्सक्रिप्शन करेंगे तो क्या आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा? नहीं। सब्सक्रिप्शन आप 5 बना दो या 10 बना दो, आप रिसोर्स कितना यूज करोगे बिल उतना ही आने वाला है। अगर रिसोर्स यूज करने पे 1 लाख का बिल आ रहा है तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन भी रखोगे तो 1 लाख का ही बिल आएगा। अगर 5 सब्सक्रिप्शन बना दोगे तो भी आपका टोटल जब करोगे पूरे बिल को तो 1 लाख ही आएगा। आपका बिल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमको मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बना पा रहे तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बिलिंग में उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। ईच सब्सक्रिप्शन हैज इंडिपेंडेंट एक्सेस कंट्रोल, है ना? किसी सब्सक्रिप्शन में किसी रिसोर्स को एक्सेस देना है, दूसरे सब्सक्रिप्शन में दूसरे को देना है, तो आप अपने हिसाब से पूरा मैनेज कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल को। डेडिकेटेड बजट, आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो रिटेल बैंकिंग है इसका बजट 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग है इसका 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग बजट भी डिफाइन कर सकते हो, और ये उसमें सर्विसेज दी रहती है जोड़ में बजट बनाने का। सेपरेट रिपोर्टिंग आप कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट प्रिंट होगी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट हो सकती है, आपका कॉस्ट का रिपोर्ट हो सकता है। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, आप कंप्लायंस भी सब में अप्लाई नहीं करते हो, आपको कहाँ करना है वहीं करोगे, और कितना करना है। कंप्लायंस मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो हमको अप्लाई करनी पड़ती है उसके ऊपर, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा काम चल सके। इंटीग्रेशन विद गवर्नेंस सर्विस, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि कोई रिसोर्स है वो दूसरे सब्सक्रिप्शन में काम कर रहा है, दूसरी सर्विस को यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? तो जैसे कि एजोर आरबीएसई, तो आरबीएसई तो लगाना ही है। इसके द्वारा हम किसी भी डेवलपर को या रिसोर्स को क्या करते हैं? एक्सेस देते हैं। एजोर पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं, गवर्नेंस के लिए हमको पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है, हमको टैक्स करना पड़ता है। तो टैगिंग का मतलब होता है कि जिसको बाद में आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये रिसोर्स किस लिए बना था, क्या इसका यूज केस था, तो ये हमें पता चल जाता है। क्योंकि मैं बताया था ना कि कई डेवलपर कुछ रिसोर्स क्रिएट करते हैं अपनी पर्सनल पीओसी के लिए, और बाद में वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, और जो उसने क्रिएट किया उसका बिल आ रहा है, लेकिन उसको लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई किसने बनाया था, क्यों बनाया था, बाकी लोग को पता नहीं। लेकिन टैगिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप ना भी रहो, आपके एब्सेंट में भी देखा जाए तो पता चल जाए कि ये क्यों बनाया गया है, किस लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। एजोर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपका एसएसओ लॉगिन हो गया, ओपन आईडी लॉगिन हो गया, इसके लिए आप एंट्रा आईडी यूज करते हैं। एंट्रा आईडी को पहले एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे, एक्टिव डायरेक्टरी का नाम अब चेंज हो गया है। तो आप कोशिश करो कि एक्टिव डायरेक्टरी के बदले एंट्रा आईडी का इस्तेमाल करो, बोलने में भी और लिखने में भी। कॉमन एंटी पैटर्न्स, यानी कि जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इन वन सब्सक्रिप्शन, ये आपका नहीं होना चाहिए। आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ेगा, पहले आपको लॉजिकली डिफाइन करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट में, और देन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। भाई आपको 5 सब्सक्रिप्शन बनाना है, 10 बनाना है, ये आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सब्सक्रिप्शन बना के और उसी में सारा काम चालू कर दिया सालों साल तक। फिर उसके बाद है मिक्सिंग प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन का सब्सक्रिप्शन अलग होना चाहिए क्योंकि उसके बिल अलग बनेगा, और डेवलपमेंट का सब्सक्रिप्शन अलग होना चाहिए, उसका बिल अलग बनेगा। डेवलपमेंट का बिल अगर 1 लाख बनेगा तो प्रोडक्शन का हो सकता है कि 10 लाख का बिल आएगा, लेकिन आपको डिफरेंट सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। नो सब्सक्रिप्शन नेमिंग स्टैंडर्ड, तो सब्सक्रिप्शन क्रिएट करो या रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, मैं हमेशा बता रहा हूँ आपका नेमिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर कोई दूसरा डेवलपर, रिसोर्स या कोई मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति अगर देखे तो उसे समझ में आ जाए कि ये क्यों बना है। उसमें आपका एनवायरनमेंट आना चाहिए, सबसे पहले कोड वर्ड आना चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप एस यू बी डैश करके लिख सकते हो शॉर्ट में। अगर आप वीएम बना रहे तो वीएम लिखोगे, रिसोर्स ग्रुप बना रहे तो आरजी लिखोगे। तो ये जो, इसके बाद फिर आपको एनवायरनमेंट भी बताना जरूरी है, किस एनवायरनमेंट के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, उसका नाम भी लिखना है, शॉर्ट में लिखना है प्रोजेक्ट का नाम। तो ये सारा चीजें आपका स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन में आता है। नो बजट अलर्ट्स, तो ये बजट अलर्ट्स होना चाहिए। एकदम से सडनली आपको कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो सोचा था 40-50 हजार का बिल आएगा, ये तो 5 लाख का बिल आ गया। और अगर बिल आ गया तो आपको पटाना पड़ेगा, आप बोल ही नहीं सकते कि मैं नहीं दूंगा।
जैसे आपने बोला कि नहीं दूंगा, आप नहीं पेमेंट करोगे आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। उसके बाद भी 10 दिन तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये उसकी पॉलिसीज रहती है क्लाउड की। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर है कि आप बजट का अलर्ट लगा के रखो कि आपका जो बजट है उसके पास अगर पहुंच रहा है तो आपको अलर्ट मैसेज आ जाए, एसएमएस आ जाए, ईमेल आ जाए, ताकि आप टीम को बोल सको कि भाई थोड़ा संभल के चलो, हमारा महीना खत्म नहीं हुआ, अभी 10 दिन बचा हुआ है, लेकिन हमारा बिल इतना आ चुका है। तो फिर वो लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा कि हाँ भाई कुछ ऐसा नया रिसोर्स मत क्रिएट करो, ज्यादा अनवांटेड यूटिलाइज मत करो। वीएम अगर 8 कोर का है और 2 कोर में काम चल सकता है तो उसको डाउन कर दो। तो ये सारी चीजें बजट को हैंडल करने के लिए किया जा सकता है। शेयर्ड ऑनर अकाउंट्स, ऑनर अकाउंट को शेयरिंग कर सकते हैं। नो टैगिंग स्ट्रेटेजी, मतलब अगर मान लो कि जैसे कोई टैग ही नहीं कर रहे हो, जस्ट एक वीएम बना दी है, नाम भी कोई भी लिख दिए, अब उसके बाद लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किसने बनाया, क्यों बनाया, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए टैगिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑनरशिप तो डालना है आपको, है ना। बिना ऑनरशिप के आपको सब क्वेश्चन बनाना नहीं है। ऑनरशिप मतलब ये कि उसको चिंता रहता है कि मेरा बिल कितना आएगा, डेवलपर्स प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जिससे बिल बढ़ जाए। तो ऑनरशिप में बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक्चुअली। तो वो होना चाहिए। अब ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। वाई डू एंटरप्राइज क्रिएट मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। तो अभी आप लोग को तो समझ में आ गया कि मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्यों बनाना पड़ रहा है। सब्सक्रिप्शन वीएस रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया कि सब्सक्रिप्शन जो रहता है ये मैनेजमेंट ग्रुप के बाद आता है। सब्सक्रिप्शन मल्टीपल भी हो सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप होता है। तो रिसोर्स ग्रुप जो होता है ना, एक प्रकार का एक लाइफ साइकिल लेयर होता है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप सब्सक्रिप्शन जो है आपका, जिसमें आप इसको आइसोलेट कर रहे हैं बिलिंग लेवल पे कॉस्टिंग के हिसाब से, और आप पॉलिसी वगैरह अप्लाई कर सब्सक्रिप्शन में करोगे तो अंदर रिसोर्स ग्रुप पे जाएगा एंड रिसोर्स पे भी चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन वीएस मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, तो मैनेजमेंट ग्रुप हमेशा टॉप पे होता है और मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। और आल्सो मैनेजमेंट ग्रुप भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। हाउ डू यू सेपरेट प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो आप या तो फिर एक तरीका है कि दो सब्सक्रिप्शन बना लो, ज्यादा बेटर वही है। क्यों बनाने बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि प्रोडक्शन का बिल बहुत ज्यादा आएगा, डिफरेंट है, कंपनी ऑन करती है। नॉन प्रोडक्शन जो है, इसको तो जो उसका ओनर है वो ऑन करेगा। तो इसीलिए डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आपको बनाएंगे तो ये डेफिनेटली आइसोलेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट चार्ज बैक। तो आप कैसे आप चार्ज बैक करते हो, चार्ज बैक को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। या हाउ डू यू कोटाज इफेक्ट आर्किटेक्चर। तो कोटाज को आप कैसे डिफाइन करोगे आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो कोटाज और बजट दो वर्ड्स होता है। कोटाज हमेशा सर्विस के लिए यूज किया जाता है और बजट जो है फाइनेंशियल टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन। तो प्लेटफॉर्म यस एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म टीम जो होती है ना, ये क्या करती है, प्लेटफॉर्म रेडी रखती है ताकि कोई डेवलपर्स आए और उसमें काम करे। राइट, जैसे कि पूरा फाउंडेशन बना के रखती है, इसको बोलते हैं। फाउंडेशन मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आप ये सोचो कि जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग जब बन रही है उस समय आप क्या कर रहे हो, प्लम्बर काम के लिए उसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी डाल रहे हो। आप उसमें अंडरग्राउंड पाइप उसके लिए भी डाल रहे हो, वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो, क्योंकि एक बार अगर पूरा बन गया उसके बाद आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आप जब क्लाउड में काम करते हो ना, तो पहले उसका फाउंडेशन रेडी कर लेते हो, बाद में जब डेवलपमेंट चलता है तो उसकी सेटअप की जाती है, सेटिंग की जाती है। राइट। तो ये प्लेटफॉर्म्स में आपकी कनेक्टिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ऑटोमेशन हो गया, ये पहले से बना दिया जाता है। जैसे मान लो एजोर फायरवेल बन जाएगा, एजोर मॉनिटर हो जाएगा, एजोर ऑटोमेशन हो जाएगा। आपका डेवलपमेंट जिस दिन स्टार्ट होगा उसके पहले ये सब रेडी रहना चाहिए। और जब आप डेवलपमेंट्स करेंगे तो आपको केवल एक्सेस चाहिए, और एक्सेस के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रेडी इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन लैंडिंग जोन। तो एप्लीकेशन लैंडिंग जोन मतलब ये कि आपको डायरेक्ट वर्क करना है। आपको मतलब जैसे कि प्री कनेक्टेड हब मिल जाएगा, सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी इनहेरिट करके रखा हुआ है, मॉनिटरिंग इनेबल्ड है, उसका आरबीएस ही प्री कॉन्फ़िगर्ड है। तो एप्लीकेशन लैंडिंग जोन में क्या होता है कि आपको बहुत ही कम समय में आपके टीम मेंबर को तुरंत एक्सेस मिल जाएगा और वो 10 मिनट के अंदर भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे एपीआई है, डाटाबेस है, सेल्स प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी।
जैसे न्यू पेमेंट एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन बिकम्स प्रोडक्शन रेडी इन 15 मिनट। तो ये आपको ऑटोमेशन के द्वारा आपका काम जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे वीएम आपको डिप्लॉय करना है तो ऑटोमेशन यूज होगा, एआरएम टेम्पलेट के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप सीआईसीडी पाइपलाइन के थ्रू एक नया वीएम भी क्रिएट कर सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो जहां ऑटोमेशन होगा आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, ह्यूमन एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी पे हम देखते हैं कि नेटवर्क जो होती है ना, डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्क होती है। ये नेटवर्क के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझ में आएगा, बट यहाँ ये जान लो कि जैसे कि हब है, ठीक है। तो हब में क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट में सारे पॉइंट्स आकर के कनेक्ट होते हैं, इसको हब बोलते हैं, जो कि सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट एक होता है, और उसमें बाकी डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। तो जैसे कि आपका फायरवॉल हो गया, एक्सप्रेस राउट हो गया, वीपीएन हो गया, डीएनएस हो गया, ये सारी चीजें आपकी नेटवर्किंग के अंदर ही आएगी, राइट। फिर इसके बाद है, जैसे एग्जांपल भी दिया, कोर बैंकिंग, पेमेंट, ये सब चीजों में ये यूज होता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी रूल्स है ना, तो स्पोक नेवर कम्युनिकेट डायरेक्टली, ट्रैफिक ऑलवेज पास थ्रू द हब फायरवॉल। यानी कि ये रूल है कि आपका कोई भी ट्रैफिक है, कोई भी सिग्नल है, वो विदाउट फायरवॉल अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर आ गया तो आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, हैकर्स अंदर अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो फायरवॉल क्या होता है, हमारा वॉल होता है, दीवार होता है। बाहर से जो भी आएगा, पहले उससे उसको बात करना होगा, अगर वो अलाउ करेगा तभी वो अंदर आ पाएगा। एजोर पॉलिसीज क्या होती है कि व्हाट कैन बी डन। तो ये एजोर पॉलिसीज हम अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, नो पब्लिक आईपी अलाउड। आपने एक पॉलिसी लगा दी कि भाई पब्लिक आईपी अलाउड ही नहीं है, तो फिर वो आईपी के बाद भी कोई डेवलपर जाके आईपी को पब्लिक करने का ट्राई करेगा ना, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा, वो करने नहीं देगा उसको, क्योंकि आपने पॉलिसी लगा दी उस पर। एनक्रिप्शन मैंडेटरी कर दिया, तो जो भी डाटा फ्लो होगा एनक्रिप्टेड ही होगा। रिक्वायर्ड टैग मैंडेटरी कर दिया, तो अगर कोई डेवलपर टैग डालना भूल गया, कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो हाईलाइट करेगा कि भाई टैग डालो। अभी जैसे एजोर में अगर आप लोग वीएम क्रिएट करोगे, आप बिना टैग के भी आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके बढ़ जाओगे, जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन बस डालोगे तो हो जाता है। लेकिन जब अगर पॉलिसी अप्लाई कर दिए, आप वीएम क्रिएट करने जा रहे हो, तो टैग वाले सेक्शन में जैसे जाओगे, आपको वो टैग को डालना ही पड़ेगा, आपको ब्लैक नहीं, भले एक ही टैग डालो आपके, लेकिन ज्यादा डालना चाहिए, दो चार पांच, जिससे वो आइडेंटिफाई हो। लेकिन मिनिमम एक तो कंपलसरी कर दिया जाता है पॉलिसी के द्वारा। तो ये रूल्स आपका अगर वायलेट हो गया, किसी ने तोड़ने की कोशिश किया, तो आपका डिप्लॉयमेंट जो है डिनाइड हो जाएगा, यानी कि वो बनने ही नहीं देगा इसके बिना, रूल के बिना। आरबीएसई जैसे मैंने बताया कि रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो हु कैन डू इट, यानी कौन क्या कर सकता है। अगर मान लो एडमिन है तो सब कुछ कर सकता है, कंट्रीब्यूटर है तो क्रिएट अपडेट वगैरह कर सकता है, रीडर है तो ओनली रीड कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें परमिशन वगैरह हमको देने रहती है। तो ये नीचे देखो रोल्स दिए हुए हैं ना, तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर और सिक्योरिटी एडमिन। रोल्स बहुत होते हैं एजोर में, मेरे को लगता है कि 40-50 हजार से ज्यादा रोल्स है। खुद मुझे भी बहुत परेशानी हो जाती है कभी कभी, डिफरेंट टाइप का रोल्स अगर किसी को असाइन करना है, किसी डेवलपर को, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा रोल्स दूंगा तो उसका काम हो जाएगा। फिर वो नहीं होता तो फिर दोबारा काम करना है। तो मैंने टेस्ट यूजर बना के रखा हुआ था। तो मैं क्या करता था कि जब कोई डेवलपर को रोल देना रहता था, एक्सेस देना रहता था, तो पहले मैं टेस्ट यूजर को देता देता था, और टेस्ट यूजर से लॉगिन करके देखता था वो कर पा रहा है कि नहीं। और अगर वो कर पा रहा है तो सेम वही जो रोल जो मैं टेस्ट यूजर के ऊपर अप्लाई किया, उस डेवलपर के ऊपर दे देता हूँ, उसके ईमेल एड्रेस पे या उसके एक्टिव डायरेक्टरी के आईडी पे। तो फिर उसको भी वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपना एक तरीका होता है। लेकिन ये डेवऑप्स इंजीनियर जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आरबीएसई क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे इसके बाद आता है आपका रिसोर्स लॉक। तो रिसोर्स लॉक में आपका क्या आएगा, सेफ्टी कैच। तो मान लो कोई रिसोर्स ऐसे रहते हैं जिसको हम रीड ओनली बना देते हो, यानी आप चाह के भी उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप डिलीट को बैन कर दिए अगर मान लो, तो अगर कोई रिसोर्स गलती से या जानबूझ के डिलीट करने की कोशिश करेगा, तो उसको परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको लॉक कर दिया, सेफ्टी कैच बोलते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे डाटाबेस है, उसको सीधा सीधा लॉक कर दिया जाता है कि भाई गलती से डिलीट ही ना हो जाए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का डाटाबेस। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो ये हमको करके रखनी पड़ती है।
तो यहाँ पर मैं जितना बता रहा हूँ ये सब हमको पहले से डिफाइन करनी पड़ती है जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं। उसके पहले डॉक्यूमेंट में पूरा डिफाइन करना रहता है। पॉलिसी वियस इनिशिएटिव, ये क्या होता है? पॉलिसी मतलब होता है सिंगल लॉ, यानी कि कोई एक रूल है उसको अप्लाई करते हैं, उसको पॉलिसी बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ पॉलिसी या ग्रुप ऑफ लॉ, ग्रुप ऑफ रूल्स को अगर मान लो अप्लाई करते हैं तो उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव मतलब नीचे देखो एग्जांपल, ये तीन यहाँ पर रूल्स है, इसको अगर लगा देंगे तो उसको इनिशिएटिव बोलेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही लगा दिया तो उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पीसीआई इनिशिएटिव में कंटेन, यानी इनिशिएटिव यानी बहुत सारे रूल है। क्या क्या रूल है? कि आपका इंक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है? नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मतलब जिसको एक्सेस है वही, जिसको एक्सेस दिया गया है, परमिशन दिया गया है, वही यूज कर सकता है। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि किसको क्या राइट्स दे रहे, वो उतना ही काम कर पाए। लॉगिंग रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए। लॉग मतलब कोई एक्सेप्शन अगर आ गया तो आपका वो कैप्चर होता है एक जगह, जो बाद में देख सकते हैं कि भाई क्या इशू आया था। पॉलिसी इवेल्युएशन इंजन, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि रन टाइम फ्लो में यूजर क्लिक क्रिएट, यूजर क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, पॉलिसी इंजन इंटरसेप्ट हुआ, यानी कि पॉलिसी आपकी जो स्टोर रहती है ना उसको वो इंटरसेप्ट करता है। फिर मैनेजमेंट ग्रुप पॉलिसीज चेक्ड, तो यहाँ पर उसने पूरी पॉलिसीज को चेक करता है। देन एक्शन एग्जीक्यूटेड, तो ये जो होता है इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लिक करें तो हर बार आपकी पॉलिसी पहले रीड हो रही है। विदाउट पॉलिसी रीड आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे एक्शन, इसमें डेनी का एक्शन दिया हुआ है, जैसे पब्लिक आईपी ब्लॉक्ड इमीडिएटली। फिर इसके बाद है ऑडिट, रिसोर्स अलाउड बट फ्लैग। फिर है मॉडिफाई, मिसिंग टैग्स ऑटोमेटिकली एडेड। अपेंड, सिक्योरिटी सेटिंग इंजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये आपका पॉलिसी का जो है इवेल्युएशन इंजन जिसको बोल रहे हैं ना, तो ये हम पॉलिसी कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया पूरा। कंप्लायंस एंड कॉस्ट विजिबिलिटी, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। एजोर एडवाइजर और एजोर कॉस्ट मैनेजमेंट, दो बहुत ऐसी सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल आर्किटेक्ट लेवल पे या आपका डेवॉप्स इंजीनियर है हमेशा करते रहता है। एजोर एडवाइजर क्या काम करता है? तो एजोर एडवाइजर जो है ना, पूरे आपके एजोर का जो आपने आर्किटेक्ट वगैरह जो पहले डिफाइन किया था डॉक्यूमेंट में, फिर इंप्लीमेंट किया था, तो वो एक्चुअल में जाके चेक करता है कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। अनवांटेड सर्विस कोई तो नहीं है, कुछ ऐसा चेंजेस है जिसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें आपका जो है एजोर एडवाइजर जो है एडवाइस करता है। फिर आपको ध्यान देना रहता है कि भाई इसको मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और एजोर कॉस्ट मैनेजमेंट जो है, ये आपको बताता है कि ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन बिलिंग आ रही है, ताकि आपका ध्यान वहां दे सके और फिर आप उसको स्टॉप कर दें। राइट, तो ये दो सर्विस है जो आप हर 10 दिन में 15 दिन में चलाना पड़ता है ताकि आपका ऑप्टिमाइज हो सके। तो फाइनल आर्किटेक्ट मैसेज किया, एंटरप्राइज क्लाउड इज नॉट बिल्ट बाय क्रिएटिंग रिसोर्स, इट इज बिल्ट बाय क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। यानी कि एक ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आप एजोर में चले गए और आपने 4-5 रिसोर्स बना दिए और काम करना स्टार्ट कर दिए। आपको प्लेटफॉर्म अगर डिजाइन करना है, रेडी करना है, पहले आप डॉक्यूमेंटेड करो और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको फिर इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन में ऑटोमेशन का इस्तेमाल करो, ऑलवेज ऑटोमेशन। राइट, डायरेक्ट मैनुअली आप मत बनाओ। अगर आपको एजोर कंटेनर ऐप बनाना है, आपको वीएम बनाना है, कोई भी सर्विसेज बनाना है, तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ही आपको बनाना है। ये रूल्स हमको बताता है। ओके, थैंक यू टीम।